Yes, we will discuss here main features of Primble. First of all, we will discuss federalism. India is a land of diversity which has two levels of government, the state government and the central government. भारत जो है विभिन्नताओं वाला देश है, इसलिए हमारे लिए जो सिस्टम बनाया गया वो फेडरल गवर्नमेंट का बनाया गया, जिसमें दो लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलर किसी एक एरिया के लिए काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट के एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जो अलग अलग हमारे स्टेट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट कहलाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है या बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। बोथ द सेंटर एंड द स्टेट ड्रॉ पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों ही गवर्नमेंट को अलग अलग पावर्स दी हैं अपना काम करने के लिए। द यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट्स डील विद द पावर एंड फंक्शंस ऑफ ईच लेवल। अब उनकी जो समस्याओं का समाधान करने के लिए कि पावर किसके पास कितनी रहेगी, आपस में झगड़ा ना हो, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 लिस्ट बना दी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो टॉपिक्स थे जिनके ऊपर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जो जिस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट में उन टॉपिक्स को रखा गया जिन पर स्टेट और यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती हैं। इन अ फेडरल सेटअप इंडिविजुअल स्टेट्स इंजॉय इंडिपेंडेंस इन मैटर्स रिलेटेड टू देयर स्टेट्स। जो फेडरल सेटअप होता है, यानी कि जहाँ पर फेडरलिज्म को अपनाया गया है, वहाँ पर स्टेट्स को अपने सारे डिसीजन लेने के लिए खुद वो रिस्पॉन्सिबल होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कोई ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती। ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस दे हैव टू फॉलो ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सम इश्यूज आर ऑफ कंसर्न for both the center and states, so they are included in the concurrent list। अभी हमने डिस्कस भी किया था कि कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, तो स्टेट से रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे वो अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन जो नेशनल इम्पोर्टेंस के टॉपिक्स होंगे उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा महत्व दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको टॉपिक्स के ऊपर डिसाइड करेगी, कोई भी डिसीजन जो लेगी, और दोनों के ही कंसर्न से जुड़े हुए जो टॉपिक्स होंगे उनको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है? इन पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर द पीपल हु आर चूजन बाय सिटीजन्स थ्रू यूनिवर्सल सफरेज रन द कंट्री। इसका मतलब है कि जनता के द्वारा चुने गए सदस्य जो है रूलर का काम करेंगे, जो सरकार बनाएंगे वो जनता के चुने हुए सदस्य होने चाहिए। और चुने किस तरह से जाने चाहिए? यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के आधार पर चुने जाने चाहिए, यानी कि सभी को इक्वल वोटिंग राइट मिलना चाहिए। These people are the elected representatives of the citizens on behalf of whom they make laws। ये जो चुने हुए सदस्य हैं या प्रतिनिधि हैं वो जनता के आधार पर, जनता के बिहाफ पर, जनता ने उन्हें चुनकर भेज दिया तो उनके बिहाफ पर वो कानून बनाएंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। भारतीय संविधान ने सभी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की गारंटी दी, यानी कि सभी को इक्वल वोटिंग राइट मिलेगा। दिस मीन्स द ऑल सिटीजन ऑफ द 18 years ऑफ एज और अबाउ हैव द राइट टू वोट। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को इक्वल वोटिंग राइट मिलेगा बिना किसी भेदभाव के। द फ्रेमर्स फेल्ट दैट द सिटीजन, ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस मैनर। जो हमारे संविधान निर्माता थे वो ये मानते थे कि सोशल बैकग्राउंड को अवॉइड करते हुए डायरेक्टली जो पार्टिसिपेशन है लोगों का वो सभी का होना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। तो इसके लिए उन्होंने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का जो प्रावधान है वो रखा, प्रोसीजर रखा। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर।
पावर कैसे डिवाइड की जाती है? द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंस पावर्स बिटवीन थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार काम कैसे करेगी? सारे काम अकेले एक ही व्यक्ति करेगा या कोई ग्रुप बनेगा, किस तरह से? वो सारा स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। पावर को जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। 3 और 3 ऑर्गन्स कहते हैं हम इनको स्टेट के। द लेजिस्लेचर इज अ ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द फ्रेमर्स फ्रेम्स लॉज ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। लेजिस्लेटिव यानी कि पार्लियामेंट, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करती है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी कानून जो नया बनता है उसका निर्माण करती है लेजिस्लेचर। और ये लेजिस्लेचर कौन सी है? पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा हमारी लेजिस्लेचर है। यहाँ पर जनता के चुने हुए सदस्य या रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, प्रतिनिधि आते हैं और वो ही कानून बनाने का काम करते हैं। Executive is responsible for implementation of those rules and regulations and is answerable to legislature. एग्जीक्यूटिव उन कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। प्राइम मिनिस्टर और उसका मंत्रिपरिषद जो है वो एग्जीक्यूटिव कहलाता है। लास्टली द जुडिशरी प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड प्रिवेंट द ब्रांच ऑफ द रूल्स प्रोक्लेम्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय एनी ऑफ द ऑर्गन्स। जुडिशरी जो है वो हमारे जनता के हितों की सुरक्षा करती है। अगर कहीं भी किसी को ये लगता है कि अगर हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, उनका वायलेशन किया जा रहा है, तो वो सरकार के खिलाफ भी कोर्ट में जा सकता है। Thus each organ acts as a system of check on the other and creates a balance of power between of three. इन तीनों के बीच में पावर को इस तरह से डिवाइड किया गया है कि एक दूसरे पर नज़र रखेंगे और जो पावर का बैलेंस है वो बनाया रहेगा। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees its citizen certain rights which are essential for our well-being and promote the ideals of equality, liberty and justice. The 6 fundamental rights included in the constitution are right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights and right to constitutional remedies. हमारे संविधान में नागरिकों को सभी को बराबर मानते हुए 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जिनको हम मौलिक अधिकारों के नाम से जानते हैं। ये 6 अधिकार: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण अगर किसी का होता है, किसी के अधिकारों को छीना जा रहा है तो उसके खिलाफ हम कंप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा धर्म की स्वतंत्रता, कल्चरल और एजुकेशनल राइट, शिक्षा का अधिकार और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का अधिकार, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अगर हमें वो सारे अधिकार मिल गए और ये छठा अधिकार ना मिले तो हमारे वो 5 अधिकार वेस्ट होंगे, क्योंकि जब तक हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का अधिकार नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब संवैधानिक उपचार, यानी कि हम कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं और ये अधिकार सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। दीज फंडामेंटल राइट्स आर ऑफन referred to as the conscience of the Indian Constitution. इन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहलाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तब ही डेमोक्रेटिक कहला सकता है जब ये सारे अधिकार नागरिकों को मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज़। Since people benefit from the rights, it is their responsibility to do something for the state. यदि सरकार या देश की तरफ से नागरिकों को कुछ अधिकार मिले हैं तो नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए और इनको हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम से जानते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ दो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976. इट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो भले ही उनके साथ कोई फोर्स ना लगी हो, यानी कि अगर इनको कोई तोड़ देता है तो इनको अपराध नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी एक नागरिक का कर्तव्य ये होता है कि उसको कुछ अपनी ड्यूटीज़ हैं उनको फॉलो करना होता है। ये ड्यूटीज़ हमारे संविधान में 1976 में जोड़ी गई थी एक अमेंडमेंट के थ्रू। टू रेस्पेक्ट टू आवर नेशनल फ्लैग एंड एंथम। हमारे जो
नेशनल एंथम है और नेशनल फ्लैग है, उन दोनों का ही हमें सम्मान करना चाहिए। गिव रिगार्ड एंड प्रिजर्व आवर नेचर एंड नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज, हमें अपने जो कल्चरल हेरिटेज यानी कि हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, और उसके साथ साथ हमारे पर्यावरण को भी हमें सुरक्षित रखना चाहिए। प्रमोट पीस एंड हार्मनी, शांति व्यवस्था को बनाए रखना और उसको बढ़ावा देना। अपहोल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरेनिटी यूनिटी एंड ऑनेस्टी, संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसकी सुरक्षा करना। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, हमें अंधविश्वासों को छोड़ते हुए आधुनिक जो साइंटिफिक सोच विचार हमें अपना बनाना है, और कहीं भी हमें जहाँ भी ज़रूरत होती है तो हमें क्वेश्चन की इंक्वायरी कर सकते हैं, हम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ की हम जानकारी ले सकते हैं। यानी कि विकास के लिए हमें ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है इनकी। नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। These are guidelines that help the government in transforming the ideals highlighted in the constitution into laws. हमारी गवर्नमेंट के लिए कुछ गाइडलाइन दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। दैट प्रमोट सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, सेफ गार्ड आवर हेरिटेज एंड हेल्प इन मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद आवर नेबरिंग कंट्रीज। ये हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो देश के विकास के लिए, आर्थिक सामाजिक विकास के लिए, न्याय के लिए और राजनीति जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको बनाए रखने के लिए, उसको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, और हमारी जो धरोहरें हैं, सांस्कृतिक धरोहरें हैं, उन सबको सुरक्षित रखने के लिए, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार का कर्तव्य क्या है ये बताया गया है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक तरह की गाइडलाइन है जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, उसको फॉलो करना उनके लिए ज़रूरी है। सेक्युलरिज्म, ए सेक्युलर स्टेट इज़ वन दैट डज नॉट सपोर्ट एनी पर्टिकुलर रिलीजन एंड ट्रीट्स ऑल रिलीजन लाइक। सेक्युलर स्टेट वो होता है, धर्मनिरपेक्ष देश वो होता है जो किसी एक धर्म को फॉलो नहीं करता, एक धर्म को महत्व नहीं देता, बल्कि सभी का बराबर सम्मान करता है। द वर्ड सेक्युलरिज्म वॉज इंक्लूडेड by an amendment to the constitution in 1976। सेक्युलरिज्म शब्द भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में जोड़ा गया एक अमेंडमेंट के थ्रू। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीपल आर फ्री टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। भारत के सभी नागरिकों को अपना अपना धर्म मानने की, उसको बढ़ावा देने की इसके तहत छूट मिली है, यानी कि अपने अपने धर्म का प्रमोशन वो लोग कर सकते हैं। वी विल रीड मोर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर। इन कंसेप्ट्स के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। डज द हिस्ट्री ऑफ ए कंट्री ऑफन हैज़ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। Framers of the constitution wanted to achieve rapid growth and advancement, but at the same time they wanted to preserve the diverse characteristics. This they did by making various provisions in the constitution. इतिहास का हमारे या किसी भी देश के संविधान पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इतिहास के जो धरोहरें थी उनको भी आगे बढ़ाया। यानी कि हमारे जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि हमारा इतिहास भी उसमें शामिल हो, उसके साथ साथ आने वाले फ्यूचर के बारे में भी हम सोचें कि हमारे देश का विकास भी उतनी गति से हो। हम अपनी परंपराओं, संस्कृति को ना छोड़कर उसको साथ लेते हुए हम आने वाले समय के हिसाब से भी बदलें। और उसके साथ साथ हमारे पास एक और समस्या थी कि जो विभिन्नताएं थी उनको एकोमोडेट करना था, उनको हमें एक जगह पर लाकर उसको साथ चलाना था। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अलग अलग प्रोविज़न्स ऐसे रखे, अलग अलग ऐसे वो वहाँ पर प्रावधान रखे जिनके आधार पर ये सारी चीज़ें एक साथ आ गई कि हमारा इतिहास, हमारा फ्यूचर और हमारी विभिन्नताएं सभी एक जगह पर एकोमोडेट होकर हमारे सामने हमारे संविधान के रूप में है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग।